दोस्तों, ये फिल्म अशोका के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है, जहां पर हम इससे जुड़ी 50 अनसुनी बातों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने हमारी इस सीरीज का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल में आप इसको देख सकते हैं, या इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए इसके पार्ट 2 को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सन 2001 में फिल्म अशोका जब रिलीज हुई और इसकी कहानी लोगों ने देखी, तब उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के मन में ये बात थी कि इसमें कितनी सच्चाई दिखाई गई है और कितना हमें झूठ दिखाया गया है। तो इसमें शाहरुख खान जो कि सम्राट अशोक बने हुए नजर आते हैं, और फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि शाहरुख खान करीना कपूर यानी कि कौरबकी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। इसकी कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कौरबकी बेसिकली कलिंग की राजकुमारी होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के डर से उन्हें छुपते हुए जंगलों में रहना पड़ता है, और आगे चलकर सम्राट अशोक कौरबकी से दूर हो जाते हैं और कलिंग के ऊपर वो चढ़ाई करते हैं, जहाँ पर इस भीषण युद्ध में कलिंग में रहने वाले लाखों लोगों की जान चली जाती है। और इन लाखों लोगों में कौरबकी का छोटा भाई भी शामिल होता है, जो बाद में शाहरुख खान को पता चलता है। और कलिंग के युद्ध के बाद शाहरुख खान अपनी आंखों से ये मंजर देखते हैं और बाद में सन्यासी बन जाते हैं। इसकी कहानी में हमें एक और चीज़ दिखाई जाती है कि शाहरुख खान की शादी कौरबकी के अलावा देवी से भी होती है। अब बात करें अगर सम्राट अशोक की रियल लाइफ के बारे में, तो उनकी 2 नहीं टोटल 5 शादियाँ हुई थीं, जहाँ पर फिल्म में दिखाई गई कौरबकी और देवी के अलावा भी उनकी 3 और रानियाँ थीं। लेकिन फिल्म की कहानी में शाहरुख खान की जो प्रेम कहानी है वो हमें केवल और केवल कौरबकी के साथ ही दिखाई जाती है, और उनकी ये प्रेम कहानी उनके द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध के पहले की होती है। तो इसमें केवल और केवल कौरबकी के साथ ही उनकी कहानी दिखाए जाने के पीछे एक रीजन ये भी है कि सम्राट अशोक के शासनकाल के जो इंस्क्रिप्शन बाद में खुदाई के दौरान मिले, तो अशोक के द्वारा खुद ही लिखे गए उनके एक इंस्क्रिप्शन में कौरबकी का नाम भी हमें मिलता है। और सम्राट अशोक की 5 रानियों में से केवल कौरबकी ही एक ऐसी रानी थी जिनका नाम अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में खुद लिखा है, और कौरबकी के अलावा बाकी 4 रानियों के नाम अशोक ने खुद अपने इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखे हैं। सम्राट अशोक के द्वारा कौरबकी के नाम का जिक्र उनके इलाहाबाद पिलर के इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है, और कौरबकी से सम्राट अशोक को जो बेटा हुआ था उसका नाम था टेवाला, उसका नाम भी उस इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। और कौरबकी के अलावा वहाँ पर किसी और का नाम मेंशन नहीं है, और शायद इसी वजह से सम्राट अशोक और कौरबकी के बीच की प्रेम कहानी हमें फिल्म के अंदर दिखाई जाती है। लेकिन उस टाइम पर रियल में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, इनकी प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ी थी, इन सारी चीज़ों का हमें कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है, और ये सारी चीज़ें कहानी के अंदर एज्यूम करके ही रखी गई हैं। लेकिन फिल्म की कहानी में एक चीज़ गलत दिखाई जाती है कि जब सम्राट अशोक कलिंग के ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो जैसा कि कहानी में दिखाया जाता है कि कौरबकी कलिंग की राजकुमारी होती हैं, जबकि कलिंग के बारे में इतिहास में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जिस टाइम पर सम्राट अशोक ने वहां पर चढ़ाई की थी, उस टाइम पर कौरबकी नाम की राजकुमारी वहां पर राज करती थीं। इस बात का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर शायद हमें ऐसा एज्यूम करके दिखाया जाता है। हालांकि कौरबकी के बारे में एक चीज़ मेंशन है कि उनका जन्म कलिंग में ही हुआ था, लेकिन वो वहाँ की राजकुमारी थी, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। इसमें हमें मौर्य समाज का शासनकाल दिखाया जाता है, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। सम्राट अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार का शासनकाल आया था। और बिंदुसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी टोटल 16 रानियां थीं, जिनसे उनको टोटल 101 पुत्र पैदा हुए थे, जहां पर बिंदुसार के जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था सुसीमा, जिस किरदार को फिल्म अशोका में थाला अजीत ने निभाया है। और सुसीमा से छोटे उनके बेटे थे अशोक, जिनकी माँ का नाम था सुभदरंगी, और उनको लोग प्यार से धर्मा बोलते थे। और धर्मा से बिंदुसार को टोटल 2 बेटे थे, सम्राट अशोक और बेटा अशोक, और बाकी इसके अलावा अशोक के 99 भाई सौतेले थे। अशोक के सगे भाई बेटा अशोक का झुकाव हमेशा से ही धार्मिक साइड रहा है, लेकिन अशोक हमेशा से ही मगध सिंहासन के ऊपर बैठना चाहते थे और उसकी कमान संभालना चाहते थे। हालांकि उनके पिता बिंदुसार ये चाहते थे कि उनके बड़े बेटे सुसिम इस राजगद्दी पर बैठें, लेकिन लड़ाई में और तलवारबाजी में सम्राट अशोक का जवाब नहीं था। और अगर योग्यता को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो सम्राट अशोक ही इस राजगद्दी पर बैठने के सबसे पहले हकदार थे, और इसी बात को लेकर अशोक, सुसेम और उनके और भाइयों के बीच में बिल्कुल नहीं बनी। लेकिन भाग को यही मंजूर था कि सम्राट अशोक ही इस गद्दी के ऊपर बैठें और अपना राज करें। हालांकि इस गद्दी पर बैठने के लिए सम्राट अशोक ने सुसेम को मारा था या उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में भी कुछ खास जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में सम्राट अशोक ही इस राजगद्दी पर बैठे थे, और मौर्य समाज का विस्तार अशोक ने पूरे देश भर में दिन दुगनी रात चौगनी स्पीड से किया था। और जितने बड़े राज्य के ऊपर सम्राट अशोक ने राज किया वो मौर्य समाज का सबसे बड़ा राज था। जितने बड़े राज्य के ऊपर ना तो किसी ने अशोक के पहले राज किया था और ना उनके बाद किया है। एक्चुअली फिल्म अशोका के मेकर्स ने इसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया था, जिसमें उन्होंने सम्राट अशोक के उस इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं की है,
जिसके बारे में किताबों में या कहीं पर भी मेंशन किया गया है। और सम्राट अशोक के शासनकाल की बहुत सारी चीज़ें उनके द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध के बाद लिखी गई हैं, जब उन्होंने एक सन्यासी बनकर बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने राज्य का विकास किया। उनके द्वारा लिखे गए शिलालेख और बाकी सारी चीज़ें उनके इसी टाइम की हैं। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने यहाँ पर सम्राट अशोक की कहानी को कलिंग युद्ध के जस्ट बाद ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि सम्राट अशोक की जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। इस वजह से फिल्म मेकर्स को सम्राट अशोक की यहाँ पर लाइफ दिखाने में काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टी मिल गई थी और इस तरह से ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई थी। इसमें हमें राजकुमार सुसिम के किरदार में थाला अजीत नजर आए थे, जो कि थाला अजीत के कैरियर की अभी तक एकमात्र हिंदी फिल्म है। हालांकि उन्होंने आगे चलकर सन 2012 में आई श्रीदेवी जी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में, इसके तमिल वर्जन में वो हमें एक कैमियो रोल में नजर आए थे। एक्चुअली फिल्म अशोका के डायरेक्टर भी संतोष सिवन थे, जिन्होंने तमिल सिनेमा में ही ज़्यादा काम किया है और उन्हीं के कहने पर थाला अजीत ने फिल्म में ये किरदार निभाया था। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म अशोक को हिंदी के अलावा तमिल भाषा में भी डब करके रिलीज़ किया गया था। फिल्म अशोका के बीच बीच में हमें जॉनी लीवर, रघुवीर यादव और सुरेश मेनन के कुछ कॉमेडी सीन भी दिखाए जाते हैं, जहां पर ये तीनों ही इन सीन में अशोक के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं और सोल्जर बने होते हैं। एक्चुअली उस टाइम पर समय ही कुछ ऐसा था जब फिल्मों के अंदर कॉमेडी ज़बरदस्ती रखनी ही होती थी। यहाँ तक कि पहले तो इन तीनों को लेकर फिल्म के अंदर एक पूरा का पूरा गाना भी रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसको हटा दिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी ही फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे की ही हो चुकी थी। इसके अलावा पहले फिल्म की कहानी में एक और एंगल रखा गया था, जहाँ पर अशोक की माँ अशोक के लिए खुद एक लड़की चुनती हैं और उससे शादी करने के लिए बोलती हैं, लेकिन बाद में वही फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए इस एंगल को भी हटा दिया गया था। इसके अलावा इसमें हमें एक आइटम नंबर भी देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर गायत्री जयरामन हमें परफॉर्म करती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली शाहरुख खान चाहते थे कि पहले सुष्मिता सेन इस आइटम नंबर को करें, लेकिन उस टाइम पर किसी कारण से सुष्मिता सेन इसमें काम नहीं कर पाई थी और बाद में गायत्री को इसके लिए साइन किया गया था। इसके अलावा इसमें शाहरुख खान की दूसरी पत्नी देवी का किरदार हर्षिता भट्ट ने निभाया था, लेकिन एक्चुअली इस किरदार के लिए पहले अमीषा पटेल को अप्रोच किया गया था, जो कि उस टाइम पर अपनी सन 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थीं। और इसके बाद तो अमीषा पटेल को एक के बाद एक बहुत सारी फिल्में ऑफर हो रही थीं, और उसी टाइम पर अमीषा पटेल सनी देओल के साथ फिल्म गदर में भी काम कर रही थीं, और उस टाइम पर डेट्स की प्रॉब्लम के चलते अमीषा पटेल ने इसमें काम करने से मना कर दिया था और बाद में उनकी जगह पर इसमें हर्षिता भट्ट को साइन किया गया था। फिल्म जब रिलीज हुई तो इसको क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और खासकर से इसकी सिनेमेटोग्राफी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसके लिए संतोष सिवन को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन फिल्म अशोका कमर्शियली इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास पैसे नहीं कमा पाई थी और यहाँ पर तो इंडिया में इसको फ्लॉप करार दिया गया था। हालांकि फिल्म ने विदेशों में उस टाइम पर काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे। इसका एक रीजन था कि शाहरुख खान को उस टाइम पर फॉरेन में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे थे। इसके अलावा बॉलीवुड में इसके पहले सन 1979 और 80 के आसपास भी अशोका के ऊपर एक फिल्म बनाने के बारे में प्लान किया जा रहा था, जिसको उस टाइम पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ओपी रहलान बनाने के बारे में सोच रहे थे। उस टाइम पर जैकी श्रॉफ ने और सनी देओल ने भी इसके लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आगे चलकर किसी रीजन की वजह से उनका ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और ये फिल्म आगे नहीं बन पाई थी। आगे चलकर सन 1992 में सम्राट अशोक के नाम से तेलुगु सिनेमा में भी एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सम्राट अशोक का ये किरदार निभाया था एन.टी. रामाराव ने। और सन 2001 में आई फिल्म अशोका के बाद आगे चलकर सन 2015 में चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से एक टीवी सीरियल भी कलर्स पर दिखाया गया था, जो भी उस टाइम पर ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था। फिल्म अशोका के लिए सेट डिजाइन किया था साबू सिरेल ने और इसके लिए स्टंट कोरियोग्राफी की थी विकी कौशल के पिता श्याम कौशल ने। और इसमें दिखाए गए वॉर वाले जो भी सीक्वेंस थे उनमें किसी भी वीएफएक्स का यूज नहीं किया गया था। इस युद्ध में दिखाए जाने वाले जितने भी सैनिक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, वो सारे रियल थे। इसके फाइट कोरियोग्राफर श्याम कौशल ने बताया कि पहले वो इसमें लड़ाई वाले पूरे सीन्स की एक रूपरेखा तैयार करते थे और इसके लिए जयपुर की लोकेशंस को डिसाइड किया गया, जहां पर ये सारे सीन शूट किए जाने थे, जहां पर इसमें सेना दिखाए जाने के लिए लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर सेना में भीड़ के तौर पर काम करने के लिए वहाँ के आसपास के बहुत सारे लोकल लोगों को साइन किया गया, जो कि सीन्स में काफ़ी पीछे तलवार और भाला लेकर खड़े होते थे। इसके अलावा इसकी सेना में तलवारों से बिल्कुल रियल फाइट को दिखाने के लिए केरल से 100 से भी ज़्यादा कल्लारी आर्टिस्ट बुलाए गए, जो कि तलवार चलाने में बिल्कुल एक्सपर्ट थे और लड़ाई के दौरान भी उन्होंने बिल्कुल रियल तलवारों का ही यूज किया था। उस टाइम पर अपने पिता श्याम कौशल के साथ में विकी कौशल भी फिल्म अशोका के सेट पर एक बार घूमने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने शाहरुख खान से मिलकर उनके साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाई थी।
सम्राट अशोक की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और अगर आज के टाइम पर उनके ऊपर फिल्म बनाई जाती है तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिनको पर्दे पर एक बार फिर से दिखाना चाहिए। आपका सम्राट अशोक के बारे में क्या कहना है, उनकी इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने इसको सन 2001 में सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम जरूर मेंशन करना। और अगर हमारी इस सीरीज के ये दोनों ही वीडियो आपको पसंद आए हों तो इनको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।